हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज है हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास। आज इकोनॉमिक्स की क्लास है हमारी। 2 दिन बाद मैं आज वीडियो डाल रही हूँ। कुछ कारणवश जो है मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, लेकिन अब आपकी डेली वीडियोज़ रहेंगी और आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। तो जो आप नोट्स बना रहे हैं, तो आज अपने नोट्स में, आज इकोनॉमिक्स के नोट्स में ये जो नोट्स हैं अपने अपने जो है अपडेट कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को मैक्सिमम आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस करना है। चैनल से नए जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर सिविक्स बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। हैंड रिटन नोट्स हैं हिंदी मीडियम में, ठीक है। तो प्लीज़ आप इनको भी विजिट कीजिए और अपने नोट्स आप खुद बनाइए और सिविक्स के जो डाउट है उसको भी क्लियर कीजिए। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स में महंगाई के बारे में, आरबीआई के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया था। तो पहले की वीडियोस देख लीजिए और आज आपकी जो है इकोनॉमिक्स की भी जो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, ठीक है। आई थिंक ये 4th आपकी क्लास है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे आरबीआई के 2 मॉनेटरी टूल्स की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कब से बोल रही थी कि सीआरआर और एसएलआर इसी में ही आएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, तो मुझे लगता है कि आज के बाद ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगी, किताबी भाषा नहीं होगी, ठीक है। तो आरबीआई के आपके 2 मॉनेटरी टूल्स हैं। एक तो आपके हैं क्वांटिटेटिव टूल्स और एक है आपके क्वालिटेटिव टूल्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्वांटिटेटिव को सबको पता है परिमाणात्मक। जब क्वांटिटी की बात आती है तो परिमाण करते हैं और क्वालिटी की जहाँ बात आती है तो गुणों की बात की जाती है। तो ये होगा आपका क्वालिटेटिव, मतलब गुणात्मक उपकरण। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं परिमाणात्मक उपकरण के, जिसको हम सामान्य उपकरण भी कहते हैं, जनरल टूल इंग्लिश में कहते हैं, और इनडायरेक्ट टूल अप्रत्यक्ष उपकरण इसके अन्य नाम हैं। ये अन्य नाम भी जो हैं आपको याद होने चाहिए। बात करेंगे हम गुणात्मक उपकरण की, जिसमें आपके जो है प्रत्यक्ष उपकरण होते हैं, ठीक है, और चयनात्मक होते हैं, सिलेक्टिंग टूल इसमें जो है यूज़ किए जाते हैं गुणात्मक उपकरण में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आज, और इसमें जो मेन पढ़ेंगे हम रिजर्व रेशो, जिसमें आपका आता है सीआरआर और एसएलआर, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम क्वांटिटेटिव टूल की। तो इसमें आपका आता है रिजर्व रेशो, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आरक्षित अनुपात। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका सीआरआर और एसएलआर। इसके 2 सब पार्ट्स हैं, सीआरआर और एसएलआर। आप देख सकते हैं कि रिजर्व रेशो मतलब कि पैसा है। हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो पैसा तो होगा ही। तो पैसा है, उसको किस तरह हम आरक्षित कर सकते हैं एक निश्चित अनुपात में। साधारण भाषा में आपको कहूँ कि आरक्षित अनुपात का मतलब क्या है। परिमाणात्मक मतलब कि अप्रत्यक्ष होता है। अभी मैंने आपको सब कुछ बताया। देखिए, जो आपको मैं वर्ड्स बताऊंगी इसी में ही आपके सारे सवाल छुपे हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल लॉजिकल बात करेंगे हम, कोई हमने रट्टा नहीं मारना है। मैंने आपको अभी बताया कि क्वांटिटेटिव टूल्स है, यानी कि परिमाणात्मक है। मैंने आपको ये बताया कि ये अप्रत्यक्ष उपकरण है, ठीक है। हमने याद करना है चीज़ों को, ये नहीं है कि हमने वीडियो देख ली चलो हो गया, ठीक है। परिमाणात्मक है और साथ में आपका अप्रत्यक्ष उपकरण भी है। और मैं आपको यहाँ बात बता रही हूँ आरक्षित अनुपात की, तो हम यहाँ पर पैसे की बात ही करेंगे, ठीक है। तो आरक्षित अनुपात किस तरह हो सकता है, वो आपका सीआरआर में हो सकता है और एसएलआर में होता है, ठीक है। आगे जब हम वीडियो की ओर बढ़ेंगे तो आपको इन दोनों का मतलब भी बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। यानी कि पैसे का एक अनुपात निश्चित करना है, आरक्षण करना है पैसों का कि कहाँ पर कितना पैसा दिया जाएगा, ठीक है। सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिया है कि सीआरआर और एसएलआर में ये मतलब रहेगा कि मनी है उसको कैसे, उसको आप अनुपात में दोनों अनुपात में कैसे आप इसको बांट सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए, इसी में ही आपका अप्रत्यक्ष उपकरण है, ठीक है। ये अप्रत्यक्ष उपकरण है, ये दिखता नहीं है लेकिन ये आपका सेविंग में जाता है। अब आगे बढ़ेंगे ना तो तब आपको पता लगेगा कैसे होता है, ठीक है। तो ये अप्रत्यक्ष उपकरण है, दिखता नहीं है, लेकिन मतलब कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना, बैंकों को जब ज़रूरत पड़ती है तब उनके पास ये चीज़ होती है, क्या मनी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सीआरआर की मैं आपको डेफिनेशन, आपको मैं बता रही हूँ फुल फॉर्म, कैश रिजर्व रेशो, नगद आरक्षित अनुपात। सीआरआर नगद आरक्षित अनुपात, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, सावधिक तरलता अनुपात, ठीक है। दूसरा आपका है क्वांटिटेटिव टूल्स में मुक्त बाजार की प्रक्रिया आती है, तरलता समायोजन सुविधा आती है। थर्ड में
जिसमें आपका रेपो रेट आता है और रिजर्व रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है। ठीक है, तो ये भी आपको डिटेल में मैं करवाऊंगी, आगे करवाऊंगी। बैंक दर भी आता है क्वांटिटेटिव में, और एमएसएफ मतलब कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा, तो ये सब आपको आगे की वीडियोस में दिखेगा, मैं आपको जो है मेंशन कर दूंगी। आगे अगर मैं कोई भी टॉपिक करवाती हूँ तो इससे पहले मैं डिस्क्रिप्शन में जो इससे पहले का होगा तो मैं लिंक डाल दूंगी, आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बीच में और भी जो है सब टॉपिक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आपको समझ आ गया है कि रिजर्व रेशियो क्या है, हमने पढ़ना है सीआरआर और एसएलआर के बारे में आज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर सीआरआर को समझना है तो सबसे पहले हम जानेंगे एनडीटीएल के बारे में। हमें जब तक एनडीटीएल का मतलब नहीं पता होगा तो हम सीआरआर के बारे में नहीं जान सकते हैं। अब ये एनडीटीएल क्या है, तो ये है आपका नेट डिमांड एंड टाइम लिबिलिटी, कुल मांग व समय विधि देता। ठीक है, तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, किस तरह समझा पाऊँगी कि अगर मान लीजिए कि मैंने बैंक में 200 रुपये जमा किए, ठीक है, मैंने बैंक में 200 रुपये जमा किए और कोई और व्यक्ति, मान लीजिए कि मेरी बेटी ने उस समय 100 रुपये जो हैं निष्कासित कर लिए, मतलब कि विड्रॉ कर लिए। उसको 100 रुपये की ज़रूरत थी तो उसको उसने निष्कासित कर लिए, विड्रॉ कर लिए। अब बैंक में तो मैंने अपने 200 रुपये जमा करवाए थे, मैंने तो जमा करवा दिए, और इधर मेरी बेटी ने निकाल भी लिए। अब बैंक के पास कितने रुपए हैं, तो बैंक के पास अब 100 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 100 रुपये हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एनडीटीएल का हर बैंक का अलग अलग होता है। यस, अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 200 रुपये किए। अब किसी बैंक में अगर मैं 500 रुपये जमा करवाती हूँ कि उनकी शुरुआत ही 500 से होती है और निष्कासित उस दिन विड्रॉ किसी और ने 200 रुपये का करवाया, तो 500 में से 200 गए 300। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एनडीटीएल अलग हो गया। ठीक है, जो आपका मेन बेस है वो किस पर है, वो मेन बेस आपका डिपॉजिट पे है, और साथ ही साथ कितना वहाँ पर विड्रॉ हुआ। इन दो बातों पर जो है आपका एनडीटीएल निर्भर करता है। ठीक है, हर बैंक का आपका अलग अलग एनडीटीएल होता है। अब आपको ये थोड़ी पता है कि कोई कितने आपके जमा करवाने जाएगा और उस दिन कितने विड्रॉ होंगे। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इसका यही मतलब है कि आपका डिपॉजिट कितना हुआ है माइनस में उस दिन विड्रॉ कितना हुआ है, तो ये आपका क्या कहलाता है? एनडीटीएल कहलाता है। ठीक है, अब एनडीटीएल हमेशा ही आपका पॉजिटिव होगा। अब आप ये तो समझ सकते हैं कि कोई ज़ीरो बैलेंस तो आपका जो है बैंक में नहीं रहेगा ना, कभी कुछ ना कुछ तो पैसा रहेगा ना, तो यही बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है आपको एनडीटीएल का मतलब समझ आ गया होगा, नेट डिमांड एंड टाइम लिबिलिटी। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ है आपको आ गई होगी। अब बात करेंगे हम कि सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, ये किस किस फॉर्म में होती है, और आपको ये फॉर्म पता ही है। ठीक है, ये फॉर्म आपको पता रहती है, लेकिन आपको आज पता लगेगा कि किस फॉर्म में आती हैं। डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा राशि, कि हम अपने पैसे को कैसे मांग के अनुसार जमा करवाते हैं। करंट अकाउंट में हम जमा करवाते हैं ना, आपका जो चालू खाता होता है सबका करंट अकाउंट इस वक्त होगा। सेविंग अकाउंट होता है, आपको ये बात भी पता है कि आपका सेविंग अकाउंट भी होता है, बचत खाता होता है। ठीक है, आप इसमें अपने पैसे जमा करवाते हैं और इसमें से आप पैसा निकलवा भी सकते हैं। एक आपका होता है टाइम डिपॉजिट होता है, समय जमा राशि होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तो आपका फिक्स्ड डिपॉजिट होता है। ठीक है, एक आपका फिक्स डिपॉजिट होता है, इसमें आप समय के अनुसार एक फिक्स समय दिया जाता है कि इतने समय तक जो है आपका ये डिपॉजिट रहेगा हमारे बैंक में। ठीक है, एक आपका आरडी होता है जिसको रिकरिंग आप क्या कहते हैं, डिपॉजिट कहते हैं। रीअकरिंग जो है आप डिपॉजिट कहते हैं। ये आपके जो आरडी होती है ये आपकी पोस्ट ऑफिस में होती है। कहाँ पर होती है? पोस्ट ऑफिस में होती है, और फिक्स डिपॉजिट आपका बैंकों में होता है। तो ये क्या हुआ, ये समय आपने इसको दिया हुआ है ना, समय है यहाँ पर, तो ये समय जमा राशि है। ठीक है, 5 साल तक हर माह जितनी भी राशि जमा करवा सकते हैं आरडी में। ठीक है, तो आपको ये पता लगे कि सीआरआर की फॉर्म्स कितनी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये भी समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे कि हम सीआरआर क्या होता है। कैश रिजर्व रेशो, नगद आरक्षित अनुपात। एनडीटीएल मैंने आपको अभी अभी समझाया। अब वही बात है कि प्रत्येक बैंक को उसके कुल एनडीटीएल का
निश्चित परसेंटेज आरबीआई में नकद के रूप में जो है जमा करवाना अनिवार्य है, इसे हम क्या कहते हैं, सीआरआर कहते हैं। एनडीटीएल के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इसका कुछ परसेंटेज निकालकर आपने आरबीआई को एज ए कैश सबमिट करवाना है, बस यही है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। कुछ परसेंटेज जो एनडीटीएल का निकला उसमें हमने आरबीआई को दे दिया, तो जो हमारा पैसा है, कुछ परसेंटेज जो बैंक के पास अब जो पैसा बच गया है उसका जो कुछ परसेंटेज है, उसका कुछ परसेंटेज हमने आरबीआई को दे दिया है। उसमें देने के बाद जो हमारा पैसा है वो आरक्षित हो गया है, वो सेफ हो गया है, नकद है, ठीक है ना। आपको पता है ना, हम कैश को नकद भी बोलते हैं। तो जो नकद है वो हमारा आरक्षित हो गया है आरबीआई में। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई, हमें परसेंटेज निकालने की ज़रूरत क्या है, हमें परसेंटेज इतना, जितना भी परसेंटेज उन्होंने निकाला एक निश्चित परसेंटेज है, तो आरबीआई को देने की ज़रूरत क्या है। ज़रूरत किस लिए है, अगर मान लीजिए कि कल बैंक में अगर कोई ना कोई घोटाला हो जाता है या बैंकों को कभी नीड पड़ जाती है, तो उनके माइंड में एक सेफ रहेगा ना, उनके माइंड में एक सेफ प्लेस रहेगा कि हमारा कुछ परसेंटेज जो है, कुछ परसेंटेज हमने आरबीआई को दे रखा है। मुसीबत अगर हमारे ऊपर आती है तो हम आरबीआई से वो पैसा ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारा ही पैसा है। लेकिन हम कहते हैं ना कि हमने उसमें जैसे हमारा पिगी बैंक होता है, जैसे छोटे बच्चों का पिगी बैंक होता है कि वो अपना जो पैसा है, जो उनको जो पॉकेट मनी मिलती है, तो वो पिगी बैंक में कर देते हैं, और जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जब उनको कोई चीज़ लेनी होती है, बड़ी चीज़ लेनी होती है, तो पिगी बैंक को तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम भी करते हैं, जो मतलब हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो हस्बैंड कुछ ना कुछ पैसा दे देता है ना, अपनी वाइफ को दे देता है। तो सेम वही प्रोसीजर है कि बस यहाँ पर बैंक और आरबीआई आ गए हैं, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने अपने कुछ कैश को रिजर्व कर दिया है, बैंक के कुछ परसेंटेज का, यानी कि एनडीटीएल के कुछ परसेंटेज को हमने आरबीआई में एज ए रिजर्व कर दिया है, वो हमारा ही पैसा है। खास बात इसमें यह है कि जो आरबीआई है, इसमें आपका कोई ब्याज भी नहीं लेता है, कोई लोन भी नहीं देता, कोई ब्याज नहीं देता, कुछ नहीं करता है। इसमें आरबीआई को कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो बैंकों का कुछ परसेंटेज का जो पैसा है वो आरबीआई में सेफ रहता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सीआरआर बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ आओगे, बिल्कुल सरल भाषा में मैंने आपको बताया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एवरी बैंक हैज़ टू रिजर्व ए फिक्स परसेंटेज ऑफ हिज एनडीटीएल विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है, ये इंग्लिश में है। मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए जो आरबीआई है वो सीआरआर को बढ़ा देगा। अगर बात आती है महंगाई की, महंगाई अगर नियंत्रण करनी है तो सीआरआर को बढ़ा देगा। आरबीआई सीआरआर की जो परसेंटेज है, मान लीजिए 5% है, उसको क्या करेगा, 10% बढ़ा देगा, ठीक है। तो जब बैंकों के पास पैसा ही नहीं होगा, उन्होंने परसेंटेज को बढ़ा दिया है, बैंकों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो लोन नहीं देंगे, चीप लोन नहीं देंगे, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा तो वो कैसे चीज़ों को खरीद पाएंगे, अगर खरीद नहीं पाएंगे तो महंगाई कैसे होगी। इसलिए मैंने आपको महंगाई का कॉन्सेप्ट पहले करवाया था, ठीक है। तो सीआरआर को वो बढ़ा देगा, कौन, आरबीआई आपको मैंने बता रखा है, आरबीआई बैंकों का पापा है, इसको सब अथॉरिटी है, ये सब कुछ कर सकता है, ये महंगाई को बढ़ा भी सकता है, महंगाई को घटा भी सकता है। हम ऐसे ही ये जो सरकारों को जो है गालियां देते फिरते हैं कि हाँ भाई कि उन्होंने महंगाई बढ़ा दी, नो, आरबीआई करता है, जो भी करता है वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सीआरआर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देंगे और अपने नोट्स अपडेट ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइक ज़रूर कर देना अब इसी बात पे। अब बात करेंगे हम एसएलआर की, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको यहाँ भी अभी ये बताया था कि एक जो परसेंटेज है सीआरआर में, जो परसेंटेज है उसका बैंक में आप करवाते हो एज ए कैश, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक बैंक को, कोई भी बैंक हो, उसके कुल एनडीटीएल का एक निश्चित परसेंटेज खुद के पास, बैंक के पास यहाँ बात हो रही है, नगद। अब इसमें आरबीआई को नहीं देना, सीआरआर तो आरबीआई को देता है। आरबीआई जो है अप्रत्यक्ष है ना, हम डायरेक्ट तो आप सबको पता है कि हम सिर्फ अपने बैंक में जाते हैं, ये जो है ना कन्फ्यूज़न दूर कर लेना, क्योंकि हम जो शुरू से पढ़ रहे हैं ना, हमने उसको कंटिन्यू रखना है, साथ साथ कंसेप्ट क्लियर करना है। देखिए, जो आपका बैंक है वो आपके लिए प्रत्यक्ष है, आप बैंक में जाते हैं, अपना पैसा जमा करवाते हैं, अपने वहाँ पे अपने लॉकर भी खोल रखे होंगे, वहाँ अपना सोना भी करते हैं, ठीक है, सब काम करते हैं ना, वो बैंकों में करते हैं। बैंकों के लिए आरबीआई है, हमारे लिए तो जो आरबीआई है वो अप्रत्यक्ष है,
बैंकों के लिए जो आरबीआई है वो प्रत्यक्ष है, ठीक है। हम अपने बैंक में जाते हैं, हम आरबीआई में नहीं जाते, हम आरबीआई में नहीं जाते, हम लाइक एसबीआई, एक्सिस, जितने भी बैंक हैं, हम जहाँ भी आपका अकाउंट है हम वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपने क्लियर रखनी है। सीआरआर की जो बात हो रही थी वो बैंकों का काम था। सीआरआर के जो बात हो रही थी, जो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, तो सीआरआर के लिए आरबीआई है, ठीक है। वहाँ वो अपने जो है अपने बैंक का जितना भी परसेंटेज है एनडीटीएल का वो आरबीआई में सबमिट करवाता है एज ए कैश। यहाँ बात हो रही है एसएलआर की। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ बैंक का काम होता है, इसमें हम हैं, हम प्रायोरिटी हैं। हमने बैंकों में अपना जो है नगद, कैश, आपका गोल्ड और सरकारी प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी होती हैं, उसमें आरक्षित रखना अनिवार्य होता है, ठीक है। एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज जो है अपने जो है बैंकों के पास नकद, सोना, सरकारी प्रतिभूति के रूप में आरक्षित रखना अनिवार्य होता है। तो ये आपका क्या होता है, एसएलआर। अब इसमें बैंकों को क्या प्रॉफिट होता है, बैंकों को बहुत प्रॉफिट होता है इसमें। अब आप देख सकते हैं कि सोना है, एज एग्जाम्पल सोना आज मैंने 50,000 की डेट में ख़रीदा है, ठीक है, 50,000 की डेट में ख़रीदा है, और अगर वो एक महीने बाद 70,000 का सोना हो जाता है तो 20,000 का जो फ़ायदा है वो हो गया ना, वो बैंकों को हो गया। आपको पता है कि सोने का जो है भाव बढ़ता रहता है, चढ़ता रहता है, सबको पता है ये बात। तो किसी धातु पर, हीरा भी लगा लीजिए, किसी धातु पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आज आपको पता है कि आज उसकी जो कीमत है 50,000 है, कल उसकी कीमत मतलब लगा लीजिए एक महीने बाद 70,000 हो जाती है, 80,000 हो जाती है, ठीक है। तो उसका जो फ़ायदा होगा वो किसको होगा, वो आपके बैंक को होगा। जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है इसमें भी जो है परसेंटेज इंक्रीज़ होते रहते हैं, ठीक है। नकद तो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। तभी हम सब कहते हैं कि जो हमारा नकद है उसको हम कहीं इन्वेस्ट कर दें, या तो हम कोई प्लॉट खरीद लें, हमारी ये जो मेंटालिटी रहती है, या तो हम कोई प्लॉट खरीद लें, या हम कोई सोने की कोई चीज़ बना के अपने पास रख लें, ठीक है। तो किसी तरह से भी है तो ये आपका क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है, ठीक है, गॉट इट। तो इतना है, ये आपका होता है एसएलआर। और सीआरआर का जो है मेन जो कनेक्शन होता है वो आपका आरबीआई से होता है, और एसएलआर का जो कनेक्शन होता है वो आपके बैंक से होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब डिफरेंस कर लेते हैं, बिल्कुल लास्ट तक हम पहुंच चुके हैं। सीआरआर और एसएलआर ये होता है कि कैश की फॉर्म में हम इसको देते हैं, मैंने आपको बता दिया है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशो, यानी कि कैश की फॉर्म में हम जो है रिजर्व करवाते हैं। और एसएलआर में क्या होता है, कैश हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है, ठीक है। सीआरआर हम किसको देते हैं, आरबीआई को देते हैं, और एसएलआर हम किसको देते हैं, खुद के पास ही होते हैं, यानी कि बैंक के पास होते हैं। इसमें भी आपको कोई लोन नहीं मिलता है, इसमें भी आपको कोई लोन नहीं मिलता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको सीआरआर और एसएलआर का डिफरेंस भी पता लग गया होगा। सीआरआर आपको प्रॉपर समझ भी आ गया और एसएलआर भी आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा, ठीक है। वीडियो को आपने इन्जॉय किया है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का आपने रेड बटन ज़रूर प्रेस करना है और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज का जो कंसेप्ट है बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। मेरी उम्मीद यही रहती है, मेरी जो होप है सिर्फ यही रहती है कि हाँ, कि बस जो मैं समझा रही हूँ ना, चाहे मैं थोड़ा समझाऊँ, मैं एक ही वीडियो डाल लूँ पूरे दिन में, लेकिन आपको वो समझ आना चाहिए। मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि कहीं अगर आपको सामने वो क्वेश्चन आ जाता है तो मेरी आवाज़ आपके कानों में होनी चाहिए कि हाँ, मैंने ऐसा समझाया था और आप वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब जो है आपकी अगली वीडियो रहेगी, क्रिया की रहेगी, हिंदी ग्रामर की रहेगी। आपके नोट्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। साथ में मॉडर्न हिस्ट्री का जो है आज एक टॉपिक मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी। मॉडर्न हिस्ट्री आज मैं अपने चैनल पर स्टार्ट कर रही हूँ। यस, मॉडर्न हिस्ट्री आज हमारे चैनल पर स्टार्ट हो रही है। आप सबको पता है कि टेट एग्ज़ाम स्टडी पर मैं पढ़ा रही हूँ, बट कुछ दिक्कत के कारण सर के साथ कुछ दिक्कत हो गई है, उनके घर में कुछ दिक्कत हो गई है, तो इस वजह से वहाँ पे वीडियोस अपलोड नहीं हो रही है। लेकिन अब रेगुलर बेसिस पर वहाँ भी वीडियो अपलोड ज़रूर होंगी। तो वहाँ पर मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिया है। अब सर से पूछूंगी कि मेडिवल वहाँ करवानी, नहीं तो मैं अपने चैनल पर आपको करवाऊँगी। लेकिन जो स्टार्टिंग है मैं आज आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री से आज करवा दूँगी। बिल्कुल आपको आसान जो है मेन टॉपिक करवाऊंगी। और साथ में अगर जैसे डीप पढ़नी है मॉडर्न हिस्ट्री तो उसके भी जो है नोट्स मैं रेडी कर रही हूँ, ठीक है। तो वो तो आपके जो हैं
MA लेवल के हैं या नेट लेवल के होंगे, जो PGT लेवल के होंगे उनके लिए होंगे। ठीक है, तो आपको सबको पता है, अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो मैं बता दूं, मैं MA हिस्ट्री मेरी सब्जेक्ट है, तो ठीक है, तो मेरा इसकी कमांड बहुत ज़्यादा अच्छी है। इकोनॉमिक्स की भी है SST भी है मेरा सब्जेक्ट, ज्योग्राफी की भी है, सबकी है ठीक है। कहते हैं ना, जिसमें हमने मास्टर्स किया है तो उसमें आपके ज़्यादा वो जुड़ाव होता है, बस मेरे साथ वही है। और साथ ही मैं अब ये देख रही हूँ कि CTET के लिए भी जो है, मैं आपको साइकोलॉजी में मैं अपने चैनल पर ज़रूर करवाऊँगी। यस, साइकोलॉजी में मैं आपको करवाऊँगी, साइकोलॉजी में बहुत अच्छे से करवाऊँगी, आपका एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत अच्छे से करवाऊँगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। NCERTs भी जो है हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सब आपको बता रखा है मैंने। तो ये लास्ट में मैं सब कुछ बोलती हूँ ताकि आपके स्टार्टिंग में आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। NCERT सीरीज़ के नाम से भी एक मैं सीरीज़ चलाऊँगी जिसमें सारी आपकी NCERTs भी होंगी। ठीक है, 6 से लेकर 12th तक की आपकी पॉलिटी रहेगी, उसमें आपकी ज्योग्राफी रहेगी, उसमें आपकी हिस्ट्री भी रहेगी। ठीक है, और इकोनॉमिक्स जो है 9th क्लास से स्टार्ट हो जाती है तो वो भी रहेगी। तो लेकिन आप समझ सकते हैं कि इतना करने के लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए। अब टाइम टू टाइम सब कुछ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो NCERT है उसका मैं जो क्लास 10th है उसकी जो ज्योग्राफी है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, बट वो इंग्लिश मीडियम की होगी, अब हिंदी मीडियम की नहीं होगी। NCERT कुछ कुछ आपकी हिंदी मीडियम में रहेगी, कुछ कुछ आपकी इंग्लिश मीडियम में रहेगी, लेकिन जो 10th की है आपकी इंग्लिश मीडियम में रहेगी। जो इंग्लिश मीडियम के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो इंग्लिश का जो है अब आपको उनका अच्छा कंटेंट दिया जाएगा, पूरा पूरा दिया जाएगा, जैसे 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं, और उसी में से ही आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो पूरा मैं कर रही हूँ, तो बस आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट इस तरह चाहिए, बस आप सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, और अपने आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप है वहाँ पे मैक्सिमम शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, और ये अल्टरनेटिव डेज पे ही रहेगा। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय।